दोस्तों नमस्कार। आज बात करेंगे इंडिया अलायंस द्वारा एक सूची निकाली गई है 14 पत्रकारों की, जिसमें उन्होंने ये घोषणा की है कि हम इन 14 पत्रकारों की किसी भी चर्चा और डिबेट में नहीं जाने वाले हैं। जिसमें से खास तौर से दो लोग, एक सुधीर चौधरी जो ब्लैक एंड व्हाइट शो करते हैं, वो तो कोई गेस्ट बुलाते ही नहीं है। वो एक रिपोर्ट बनाकर लाते हैं 2-3-4 विषय पर, उसे पढ़ते हैं और निकल जाते हैं। और सुशांत सिन्हा वो साहब भी अपनी एक पाठशाला के नाम से प्रोग्राम चलाते हैं, एक बोर्ड रखते हैं, उसमें कुछ चीजें समझाते हैं और निकल जाते हैं। तो वहां पर गेस्ट बुलाते ही नहीं, तो आप बाइकआउट किसका कर रहे हैं भाई? उन लोगों ने तो आपको बुलाया ही नहीं और आप कह रहे हो कि हम आपके पास आएंगे नहीं। ये जो इंडिया अलायंस है, और खास तौर से इसमें कांग्रेस, इंडिया अलायंस के जितने भी घटक हैं, वो पिछले समय में सभी के सभी, अगर सबका डीएनए चेक किया जाए तो सब एक ही डीएनए से आते हैं, कांग्रेस के डीएनए से। कभी ना कभी पिछले 10, 20, 15 और पिछले 30 सालों में वो कांग्रेस से ही टूटकर बने हैं। और कांग्रेस का जो इतिहास है वो प्रेस से या अभिव्यक्ति की आजादी से, उनकी लड़ाई अब की नहीं है, वो सन 47 से ही शुरू हो जाती है। वो कैसे? नेहरू जी, जिन्हें ये बहुत बड़ा महान युग प्रवर्तक बताते हैं, उन्होंने देश के आजाद होते ही एक महान कवि मजरू सुल्तानपुरी को 2 साल के लिए जेल में डाल दिया था, क्योंकि मजरू सुल्तानपुरी ने एक कविता लिखी थी जिसमें लिखा था कि नेहरू कॉमनवेल्थ का दास है। आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में, आपको कविता बड़े आराम से मिल जाएगी। हिटलर का चेला बताया था और कॉमनवेल्थ का दास बताया था। तो मजरू सुल्तानपुरी को अपनी यह कविता लिखने के लिए 2 साल तक जेल में रहना पड़ा था। और सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्होंने सिर्फ इसी को, मजरू सुल्तानपुरी को जेल में डाल दिया, उसके बाद उन्होंने 1964 तक कुछ ऐसा किया ही ना हो। कम से कम 20 फिल्में, धारावाहिक, किताबें, गाने, स्पीचेस लोगों को बैन कर दिया, चर्चाएं बैन कर दी। और यह सिलसिला सिर्फ नेहरू तक ही नहीं थमा, उसके बाद आई इंदिरा गांधी। हमारे यहां गांव देहात में कहावत है, बाप लालटेन और बेटा पावर हाउस, और उसको चरित्रार्थ किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। नेहरू तो बैन के मामले में बहुत सारे बैन किए, फिर भी वो सिर्फ बैन के मामले में क्या निकले? लालटेन। और इंदिरा गांधी निकली पावर हाउस। आई, इमरजेंसी ठोकी, सबको अंदर किया। और इमरजेंसी की वजह बताई उन्होंने कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज में हमारे खिलाफ जो है विपरीत माहौल बना दिया। और ये मैं आपसे अपने मन की बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पास एक पुस्तक है, देख लीजिए आप। इसी पुस्तक में 175 नंबर पेज के सेकंड पैरा में इंदिरा गांधी जी ने जो कहा था वो एज इट इज लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे दल हैं जो गुपचुप काम करते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बोल रहे हैं कि ये गुपचुप काम करते हैं, इसीलिए हमको बैन लगाना पड़ा। और ये सिर्फ यही नहीं रुके, इन्होंने बताया प्रकट है मुस्लिम संपत्तियों पर और मुसलमानों पर संगठित रूप से हमले किए जा रहे हैं, और भीड़ का नेतृत्व और दिशा निर्देश जनसंघ का एक कार्यकर्ता कर रहा है। ऐसा इंदिरा गांधी ने कहा, लेकिन कुछ साबित नहीं कर पाई, किसी को जेल में नहीं डाला। इमरजेंसी में जेल में रखा, लेकिन उसके बाद कभी किसी पर कोई केस नहीं किया। आपातकाल में तो क्या क्या नहीं किया गया। नेताओं को, कलाकारों को जेल में डाल दिया गया, सामान्य लोगों को जेल में डाल दिया गया, संविधान बदल दिया गया। जिस संविधान पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सेक्युलर नहीं लिखा, समाजवाद नहीं लिखा, उस संविधान के प्रस्तावना को बदलकर इंदिरा गांधी ने लिख दिया, समाजवादी और सेक्युलर बनाएंगे देश को। कहते हैं किसी भी संविधान का प्रस्तावना उस संविधान की आत्मा होता है। और इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाकर देश के संविधान का प्रस्तावना बदल दिया, यानी कि उसकी आत्मा बदल दी। किसी की चीख नहीं निकली। हालांकि उस वक्त विपक्ष की चीख निकल भी नहीं सकती थी, क्योंकि सभी जेल में थे। लेकिन आज जो लोग अपने आप को संविधान का रक्षक बता रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि संविधान हमारा है, हम संविधान के हैं, ये देश संविधान से चलेगा, संविधान नहीं बदल सकता, ऐसा वैसा कुछ नहीं हो सकता। और जब संविधान बदला गया, और उन्हें पता है संविधान बदला गया, और जो आज का संविधान है, जो उसका प्रस्तावना है, वो संविधान नहीं है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। संविधान के जो धाराएं हैं उसमें आप घटा बढ़ा सकते हैं चीजों को वक्त के साथ,
टेक्नोलॉजी बदल रही है, अपराधों के प्रकार बदल रहे हैं, उसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना यानी कि संविधान की मूल भावना वो कैसे बदल सकती है? यानी कि देश को देश की तरह नहीं, अपने घर की तरह, अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ये परिवार आज नहीं चला रहा, ये दशकों और नस्लों पहले से चलाता हुआ आया है। आपातकाल के दौरान तो इतना भी हुआ कि कुछ महान गायकों से, जैसे कि किशोर कुमार से कहा गया कि इंदिरा गांधी सरकार के पक्ष में गाने गाएं, और जब उन्होंने गाना गाने से साफ इनकार कर दिया तो उनको सरकार का जो रेडियो था उस वक्त, एयर इंडिया, उस पर पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया। किशोर कुमार का कोई भी गाना तब एयर इंडिया पर नहीं सुनाई देता था। हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखा दिखा करके उनसे वोट लेती रही, और जब उन्हें लगा कि ऐसा करना मुश्किल हो रहा है तो उन्होंने एक और हवा खड़ा कर दिया खालिस्तान नाम का, भिंडरवालन के रूप में, और वो हवा इतना बड़ा निकला कि आगे जाकर के उसी जिन ने, उसी हव्वे ने वो इंदिरा गांधी को ही निकल लिया। तो ये कहानी थी इनके अपने खुद के खोदे हुए गड्ढों की, जिसमें ये खुद ही गिर गए। और इन प्रतिबंधों का सिलसिला यही नहीं रुका, के बाद तो राजीव गांधी जी ने सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। उन्होंने भी कुछ आपातकाल से कम की स्थिति नहीं छोड़ी थी देश में। कानून पलटने हो तो कानून पलटा, फैसले पलटने हो तो फैसले पलटे, सरकारें पलटनी हो तो सरकारें पलटी, जो पलटना हो। और तो और अगर जिंदा आदमी को भी गले में टायर डाल के जलाना हो तो उन्होंने वो भी किया। 84 के दंगे आज तक याद हैं। 84 के दंगे कोई धार्मिक और कोई साधारण दंगे नहीं थे। 84 के दंगे प्योर राजनीतिक दंगे थे, सिख वर्सेस कांग्रेस। और राजीव गांधी के कुछ फैसले ऐसे थे कि वो पुस्तकों को बैन कर दिया करते थे, प्रेस रिपोर्ट्स को बैन कर दिया करते थे। बहुत सारी बातें ऐसी हैं। प्रेस के खिलाफ इनका ये जो धावा था ना, ये यही नहीं रुका। इन्होंने मनमोहन सरकार में भी इस चीज को जारी रखा, और कई न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स को इन्होंने पकड़ा, जेल में डाला, केस चलाए। बाद में जब इन्हें लगा कि इनकी सत्ता से पकड़ ढीली हो रही है तो इन्होंने उनसे कॉम्प्रोमाइज तक किए, और जिन पर पहले केस डाला था और कॉम्प्रोमाइज किया था उस पर अब फिर केस डाल दिया। सनातन को गाली दे रहा था जब कोई आदमी, तब उससे नहीं बोला कि सनातन के बारे में मत बोलो। इनकी पार्टी अध्यक्ष के लड़के ने, प्रियंक खड़गे ने, हिंदू धर्म को गाली दी। इनके पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के लड़के कीर्ति चिदम्बरम ने हिंदू धर्म को गाली दी। इन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। जिस आदमी ने रिपोर्ट दिखाई अपने चैनल पर कि स्टालिन ने यह बयान दिया, पी चिदम्बरम के लड़के ने यह बयान दिया, और मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के ने यह बयान दिया, तो यह बताओ कि हिंदू इन्हें वोट कैसे देगा? उस आदमी के उठा करके वहां एफआईआर डाल दी। अब एफआईआर डाल दी तो जब तक वो केस रहेगा दिमाग में कुछ ना कुछ टेंशन तो रहेगी। जैसे कि उद्धव ठाकरे ने उठा करके अर्नब को डाल दिया था। वो 2.5 फुट की कुर्सी में बैठ के 5 फुट उछलता था पहले। उसके बाद जेल से वापस आने के बाद वो तो फेविकॉल लगा के कुर्सी पे बैठा, कभी ना ऊंची आवाज में बात की और ना ही कभी उछल के बात की। अब तो शो भी बहुत कम करता है। तो ऐसी हालत हो जाती है किसी भी रिपोर्टर की। अब इन्होंने क्या किया, 14 पत्रकारों की सूची निकाल दी, और जिसमें से एक पर ऑलरेडी एफआईआर कर दी है। हालांकि जो इस सूची के मामले में जो रिपोर्ट आ रही हैं वो ऐसी हैं कि ये जो विस्तृत सूची थी ये 34 पत्रकारों की थी। लेकिन जो मंथन हुआ, मंथन में निकला भैया अगर ब्लैकलिस्ट कर देंगे 34 पत्रकारों को तो जाएंगे किसके पास? अपना विचार कहां रखेंगे? अपना नैरेटिव कहां से चलाएंगे? तो इसीलिए लोगों को उसमें से निकालते 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 एक जगह पहुंचे कि ये 14 लोगों को बोलते हैं। और वो 14 में भी थे कुछ नाम ऐसे जिन्हें जान के हैरानी हुई कि यार ये गौरव सावंत को क्यों डाल दिया, हालांकि वो बीजेपी को कवर करते हैं। हर एक चैनल का, हर एक मीडिया हाउसेस के कुछ सिलेक्टेड रिपोर्टर्स होते हैं जो एक एक पार्टी को रिपोर्ट करते हैं। कोई कांग्रेस को रिपोर्ट करता है, कोई भाजपा को रिपोर्ट करता है, कोई समाजवादी को करेगा, कोई किसी XYZ पार्टी को करेगा, अलग अलग उससे जाकर के। ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि जब मैं बार बार किसी से मिलूंगा तो मुझसे उसकी दोस्ती हो जाएगी और वो मुझे अंदर की खबरें बताएगा। अगर मैं किसी एज ए रिपोर्टर किसी नेता के पास 4 बार जाता हूं तो उसका एक आध बार इंटरव्यू भी छापता हूं, तो मेरे प्रति उसका सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा और मुझे अंदर की बातें बताएगा, तभी तो मैं कुछ ब्रेक कर पाऊंगा, तभी तो मीडिया हाउस को TRP मिलेगी। तो उन्होंने ऐसे पत्रकारों को भी यहां पर चिन्हित किया है
जो बीजेपी को कवर कर रहे हैं। शिव अरोरा वो जाने जाते हैं डिफेंस की पत्रकारिता के लिए, बहुत बड़ा नाम है शिव अरोरा, बहुत अच्छा नाम है। तो उन्हें भी कर दिया। क्यों कर दिया? जो जो लोग देश के साथ खड़े दिख रहे हैं वो लोग इन्हें अपने खिलाफ लग रहे हैं। अब आप बिल्कुल 2013-14 वाली स्थिति 2023-24 में कांग्रेस में पिछले 10 साल में कुछ नहीं बदला। बस पहले वो उस तरफ सत्ता में थी, विपक्ष में है, लेकिन उनकी धारा और विचारधारा में कोई फर्क नहीं है। वही नकारात्मक तरीके से वो बह रही है। तब भी वो यही काम कर रहे थे। जो जो लोग देश के साथ हैं, जो लोग अच्छा सोच रहे हैं, वो उनके खिलाफ खड़े थे, और आज भी वो बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं ये स्टेप गलत है, आपने सेना से सबूत मांग लिया गलत है, आपने इस तरह का बयान दे दिया किसी धर्म के बारे में ये गलत है, तो अब इन्हें लग रहा है कि ये तो हमारी खिलाफत कर रहे हैं। जो हम कहें वही सही होना चाहिए और किसी की कोई बात नहीं चलनी चाहिए, ऐसा मानना है इनका। इसीलिए इन्होंने इन सब लोगों की सूची निकाल दी है। नाम तो श्वेता सिंह और अंजना ओम कश्यप जी तक का था, लेकिन इनकी हिम्मत ये नहीं हुई कि हम जाएंगे कहां, हम अपनी बात कहां रखेंगे। वो लोग वीडियो देख रहे हैं, और जो भी लोग सोशल मीडिया पर हैं और जो कहीं ना कहीं अपने आप को नेशनलिस्ट दिखाते हुए अपनी चीजें पोस्ट कर रहे हैं और वो अलायंस के खिलाफ जा रहा है, तो ये समझ लीजिए आने वाले समय में आप भी टारगेट पर आ सकते हैं। जबकि हिंदुओं के कत्लेआम करने की आह्वान करने वाले कई सारे ऐसे पत्रकार हैं, जुबैर जैसे, और अलग अलग, और आपको गलत सूचना देने वाले, फैक्ट चेकिंग के नाम पर गलत सूचनाएं देने वाले। जब कोई जामे में पत्थर को अपने आप में हाथ में पर्स बताने वाले, ठीक है, शाहरुख पठान को अभिषेक तिवारी बताने वाले, ऐसे पत्रकार आपके बीच में हैं, उन पर कोई अंगुली नहीं उठाई गई है। उनसे इस लिस्ट को बनाने के लिए रिकमेंडेशन ली गई है उन पत्रकारों से जो चाइना से पैसा ले रहे हैं, चाइना का एजेंडा चला रहे हैं। चाइना का और कांग्रेस का सेम एजेंडा है, इसीलिए इन्हें तकलीफ नहीं हो रही है। देश इस तरह के हालात बने हुए हैं और युवराज मालिश कराने बाहर गए हुए हैं, ये इनके हालात हैं। उसके बाद कहते हैं कि उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक बार सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कहा था कि अगर वो एक बार अपना एक बैंक का कोई फॉर्म भर के दिखा देना तो वो राजनीति से इस्तीफा ले लेंगे। ये अपने मेरिट के बेस पर, वो लड़का जिसे राहुल गांधी जिसका नाम है, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि ये लड़का मेरिट के बेस पर किसी भी सरकारी ऑफिस में पियोन नहीं लग सकता, इसको ये लोग प्रधानमंत्री बनाने की बातें करते हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि देश में चल क्या रहा है। और अगर आप भी कंटेंट डाल रहे हैं, नेशनलिज्म से रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं, एंटी इंडिया अलायंस कंटेंट डाल रहे हैं, और प्रो अभी जो जिन लोगों को वर्तमान सरकार पसंद है उससे रिलेटेड कंटेंट डाल रहे हैं, तो कभी ना कभी आप और हम भी निशाने पर होंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग, अभी सुरजेवाला ने कहा था ना हरियाणा में कि कैसे वो लोग हैं, मैं तो उन्हें असुर समझता हूं, वो लोग राक्षस हैं जो मोदी को वोट देते हैं। सबसे ज्यादा वोट लेके आ रहा है अगला, और उसको वोट देने वाले राक्षस हैं। 84 में सिखों को जलवाने वाले, साधुओं पे गोली चलवाने वाले, ये लोग साधु संत हैं, भगवान हैं ये लोग। तो अब आप अपना पक्ष तय कर लीजिए, आप किस पक्ष की ओर हैं, क्योंकि अब युद्ध शुरू हो गया है। 24 वाली जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। अब पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी हैं, और जिसको लग रहा है वो जनता के बीच में जाके जीतेगी, वो जनता के बीच में जा रही है। और जिसको लग रहा है कि हम डरा धमका के, गन दिखा के, कोर्ट कचहरी के पेपर दिखा के, घर वालों के तुम्हारे एड्रेस लिख करके, तुम्हारे पर्सनल रिलेशंस और बाकी इस बच्चों की और घर वालों की इंफॉर्मेशन लिख करके चुनाव जीतेंगे, जैसे खालिस्तानी कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनके बच्चों की, जो उनके जो विदेश में रहने वाले परिवार हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनकी जो एड्रेस दो, और जो एड्रेस देगा उसको 1 लाख रुपए देंगे, क्योंकि वो वहां उन्हें तंग करेगा। तो कांग्रेस बिल्कुल खालिस्तानी नीति पे इस वक्त देश के अंदर चल रही है, और उसका मानना ऐसा है जो भी लोग इस वक्त ऐसी कोई खबर दिखा रहे हैं जो इंडिया लाइन से सवाल कर रहे हैं, तो उनका बिल्कुल जीना हराम कर दो, केस पे केस लगा दो, जनता में बदनामी करवा दो, अपने आईटी सेल को इनके पीछे छोड़ दो। अब आने वाले समय में इन पत्रकारों पर देश के कोने कोने पर से हेट स्पीच से रिलेटेड FIRs होंगी, और हो सकता है
कोई जाति संप्रदायगत जो एक्ट होते हैं उन धाराओं में इन्हें फंसवाया जाए और अलग अलग तरीके से इन पत्रकारों की बदनामी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। हालांकि जिन पत्रकारों की सूची उन्होंने निकाली है उनके करियर पर और उनकी अपने व्यक्तिगत पहचान पर इससे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बल्कि इस सूची के आने के बाद वो 14 लोग बाकी अन्य रिपोर्टरों से थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे और जिन लोगों का इसमें नाम नहीं आ रहा वो माथा पीट रहे होंगे, काश हमारा भी नाम होता और तो हम भी लोगों को लगता कि यार ये लोग अच्छे रिपोर्टर हैं, अच्छी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि देश का जो मूड है इस वक्त वो पूरी तरीके से अलग है और इंडी अलायंस के विपरीत है। अगर इंडी अलायंस के साथ देश का मूड होता तो वो इंडी अलायंस ऐसा नहीं करता। अंदर से माने बैठे हैं कि 24 में हमारे हाथ कुछ आने नहीं वाला है और इसी बौखलाहट में इन्होंने ये कदम उठाया है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इस प्रकार के कितने ब्लंडर ये और करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल हेमू लीक्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।